येन, वन, टंगे, टाका सबकी वैल्यू गिर रही है। मैं जिब्रिस नहीं बोल रहा, ये सारे एशियन करेंसीज है जिनकी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिर रही है। मार्च 2026 के एंड में रुपीस अपने ऑल टाइम लो 95 आरएस पर डॉलर टच कर गया। ये गिरावट रुपये का सबसे बड़ा गिरावट है, 11.4% का पिछले 14 सालों में। क्या ये इकोनॉमिक डिजास्टर है या मास्टर स्ट्रोक? इंडियन रुपीस एशिया में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएट करने वाली करेंसी बन गई है। इससे आपकी जेब कैसे ढीली हो सकती है? तो सवाल उठता है, क्या ये नंबर का ऊपर नीचे जाना मात्र है या इंडियन इकोनॉमी को नीचे धकेल के 6th पोजीशन बनाने के लिए काफी है? रुपया पतला क्यों होता जा रहा है? रुपये की वैल्यू ऐसे नहीं गिरता मित्रों, ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो कैसे गिरता है आइए जानते हैं। Why rupee is falling? क्या इसे रुपये का गिरना समझें या डॉलर का मजबूत होना समझें, जैसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो 1947 में $1 ₹3 के बराबर हुआ करता था और आज लगता है कि विराट कोहली के 100 सेंचुरी लगाने से पहले रुपया सेंचुरी लगाने को बेताब है अगेंस्ट द डॉलर। रुपये के गिरने के कई फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो अभी मिडिल ईस्ट, यूएसए, ईरान, इजराइल एक वॉर में इन्वॉल्व हैं, जिससे ऑयल गैस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम ऑयल गैसेस के प्राइसेस इंटरनेशनली काफी बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ का स्टेटमेंट है, ईरान वॉर से जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है वो 1970 के ऑयल क्राइसिस, 2022 से चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर, इन सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेडली, सीरियस है। यूएसए इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज कर दिया, जिससे दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क को देखें, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मॉनिटर करता है, तो वॉर से पहले $73 पर बैरल रेट चल रहा था और वॉर के बाद एवरेज $100 ये रेट पहुंच गया। अगर पीक की बात करें तो $119.5 पर बैरल रेट पहुंच गया था। वॉर के अलावा भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो रुपये को वीक कर रहा है, जैसे यूएसए का टैरिफ लगाना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूएसए इंडिया पे टैरिफ इंपोर्ट करता है 50%। इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका दाम इंक्रीज हो जाता है यूएस कंज्यूमर मार्केट में। यूएसए कंज्यूमर इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय करना रिड्यूस कर देता है, जिससे इंडिया में जो एक्सपोर्ट के थ्रू डॉलर्स आते थे वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट नेगेटिव होने लगता है और रुपये की वैल्यू गिरने लगती है। ये एक तरह का साइकिल क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, कोई भी करेंसी एप्रिसिएट या डिप्रिसिएट होती है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेशन एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? एक करेंसी एप्रिसिएट करती है अगर ये दूसरे करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनती है। जैसे डॉलर रुपीस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो हम ये बोलेंगे डॉलर एप्रिसिएट कर रहा है। वहीं अगर कोई करेंसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट वीक हो रहा है तो उसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है। जैसे रुपीस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट कर रही है। करेंसी की वैल्यू आपकी कंट्री के इन्फ्लेशन से काफ़ी अफेक्टेड रहता है। किसी भी प्रोडक्ट का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है आपके कंट्री में इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री। अगर आप डॉलर से कंपेयर करना चाहते हैं तो यूएसए एंड इंडिया के इन्फ्लेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। जिस कंट्री की इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी करेंसी उस प्रपोर्शन में गिरेगी। 1947 में $1 ₹3 के बराबर था, जो 1990 में $1 ₹17 के बराबर हो गया और आज 2026 में ये 95 रुपीज़ 95 टच कर गया है।
अगर 1990 से अभी तक का देखें तो 17 से 95 5.5 गुना का जंप। अगर इंडिया और यूएसए के 36 ईयर्स के इन्फ्लेशन डेटा को देखें तो 1990 से 2026 तक पिछले 36 सालों में यूएसए का एवरेज इन्फ्लेशन 3% के अराउंड रहा है, वहीं इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 7% के अराउंड रहा है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस बारे में क्या कहते हैं, एक बार वो देखते हैं। A currency's value depends on your country's inflation. How much the prices are rising in your country versus how much the prices are rising in the other country. Early 90s, 80s, 8 rupees to a dollar, and today you're looking at 92 or 91 point something to the dollar. So what happened between 1985, 88 and 2025, 40 years? Why should it go from 8 rupees or 10 rupees to the dollar to 90 rupees to the dollar 9 times, right? Look at how India's inflation has been in the last 40 years, how America's inflation has been in the last 40 years. अदर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिनका रुपये के स्ट्रॉन्ग या वीक होने में इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लाइक वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट फरवरी 2026 में $27 बिलियन का है, जो पिछले साल इसी मंथ $14.42 बिलियन का था। अभी ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है गैप। अगर इंपोर्ट की बात करें तो 24% से बढ़ा है ये, इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 0.81% डिक्रीज हुआ है, घटा है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में देखें जनवरी मंथ में $34.68 बिलियन का गैप था, उससे तो फरवरी में इम्प्रूव हुआ है। तो सवाल उठता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने या घटने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, रुपये की वैल्यू गिरने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क ये पड़ता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं, कैपिटल आउटफ्लो होने लगता है इंडिया से, FII का पैसा आउटफ्लो होने लगता है, नेट FDI नेगेटिव होने लगता है। अभी करंट सिनेरियोज को देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडियन बॉन्ड मार्केट से पैसे निकाल रहा है, इंडियन इक्विटीज़ मार्केट से पैसे निकाल रहा है। ये सारे आउटफ्लोज से डॉलर बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया और वीक हो रहा है एंड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड ये सारी चीज़ें इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करेगा। जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का वो आप करता था 2022 तक, फिर वो टारगेट 2025 तक, अभी 26 तक, 28 तक इस तरह से पोस्टपोन हो रहा है, तो उसमें और डिलेज होंगे। इंडिया की इकोनॉमी प्लेस से स्लाइड करके 6th प्लेस पे आ गया है एंड उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रुपये का कमज़ोर होना ही है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $12.14 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर सोल्ड किया है इंडियन मार्केट से। एक मंथ में जो है सबसे बड़ा आउटफ्लो है ये।